अलग रहेगा, लड़का का अलग रहेगा, है ना, उस तरीके। फिर अगले वीक को डिबेट प्रोग्राम हो जाएगा, जैसे लोकतंत्र बनाम राजतंत्र, प्रेम बनाम पैसा, प्रेम ज्यादा शक्तिशाली है कि पैसा ज्यादा शक्तिशाली है, माने जेकरा जेने रहे तो हाथ उठाई रही। एक अच्छा खासा डिस्कशन होगा, है ना। कांग्रेस बनाम बीजेपी भी हो जाएगा एक मार काहे हो 5 तो हम बानी तो कुछ ना हो, चिंता मत करो। हाँ, धर्म निरपेक्ष खतरनाक टॉपिक, धर्म निरपेक्ष बनाम धर्म सापेक्ष, माने भारत को एक धार्मिक देश होना चाहिए कि धर्म निरपेक्ष ही सही है कि नहीं है। खतरनाक टॉपिक, आरक्षण सही है कि गलत है, या महिलाओं को आरक्षण देना सही है कि गलत है। मतलब कि आप बोले गांव बढ़िया है कि शहर बढ़िया है। तो इस तरह के टॉपिक पे हम लोग डिबेट भी करेंगे, ठीक है ना। ऐसे लगभग 12 गो प्रोग्राम हम लिखे हैं, जो आधा घंटा हम लोग उस पे समय देंगे, कोशिश करेंगे, है ना। तो आज के दिन होगा अंतराक्षी अंग्रेजी वाला, वर्ड मीनिंग वाला। उसका रूल रेगुलेशन क्या है हम बताएंगे। पहले चलिए हम लोग जिस काम के लिए है उस काम को कर ले, ताकि लगे कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात प्लीज, जो जहां बैठे हैं जगह जितना मिल गया है काम चल जाएगा। सब लोग नोट्स बना रहे हैं, बड़ा खुशी हुआ। लोग कुछ लोग लाके दिखा रहे हैं, कुछ लोग नोट्स देखिए। अब वक्त समझिएगा, हम आप पे बोल रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। कुछ लोग नोट्स ऐसे बना रहे हैं जैसे लग रहा है किताबें छाप दिए हैं, तो फायदा का बनेला के। कुछ लोग को लिखने का टेक्निक पता नहीं है। देखिए कैसे नोट्स बनाना है, एक वो हम बना के दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोशिश करना है पन्ना पे बनाने का, सादा पेज पे। कॉपी पे भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी बीच में ऐड करना होता है तो दिक्कत होता है। और भगवान करे कि 1 साल में नौकरी लग जाए, अगर नहीं तो लेट होता है तो कॉपी कितना बनाइएगा, है ना। पन्ना पे रखिए, फाइल रखिए। हाँ, 1 महीने का 2-3 गो पन्ना होगा, रख दीजिए फाइल में, 3 स्टेपल करके आ जाइए, है ना। ऐसे कोशिश करिएगा, ठीक है। तो जैसे ये महीना हो गया आपको, जैसे जो हम लोग पढ़ा रहे हैं नवंबर 2022, तो सबसे पहले हेडिंग में दीजिएगा नवंबर 2022, है नवंबर ना है, हाँ ठीक तो बात। नवंबर 2022 लिखने का मन और लिख दीजिएगा। स्रोत है प्रतियोगिता दर्पण, है ना। खूब सुंदर से ऐसे करके अपना हेडिंग बना लीजिएगा, हाँ। और उसके बाद नीचे लिखिएगा, हाँ, ऐसे करके आप राष्ट्रीय घटनाक्रम, हाँ, ये आपका मेन टॉपिक हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो भी न्यूज हो उसको आराम से प्यार से, न्यूज का जितना हेडिंग है उसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, एकदम छाप दीजिएगा। जैसे 70 वर्ष क्या है पूर्व, हाँ, क्योंकि हेडिंग से ही जनरल कंपटीशन में सवाल पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग 1 लिखना सबके लिए जरूरी है, घोषित, और अपना से बनाने की जरूरत नहीं है, देख के छाप दीजिएगा। चीतों की भारत की क्या है धरती पर वापसी, मैंने ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या लिखना है, ठीक है। तो चीता की वापसी कहां से लाया गया, कब लाया गया, ऐसे लिखना है। कहां रखा गया, ज्यादा नहीं लिखना है ना। किस तिथि को लाया गया, बात समझ रहे हैं, ऐसे बनाना है। आप लोग एकदम छाप दे रहे हैं तो उससे फायदा क्या होगा फिर, वो तो किताबों में है ही ना है। यहाँ पे क्या करना है, एक एक शब्द, कहां से लाया गया, कहां से लाया गया, कब कौन तारीख को लाया गया, है ना, कहां पे रखा गया, है ना। और उसके बाद भी कुछ अन्य बात लिख दीजिएगा, लिखना हो तो ऐसे करके शॉर्ट में बनाइए, हेडिंग पूरा दीजिए और ऐसे करके पॉइंट में बना लीजिए। देखिए कितना बढ़िया लगेगा, है ना। ये नहीं क्या पूरा दे छाप दे रहे हैं, वो नौर को था माता के उससे कहा मतलब ना पूछी कहता नहीं, है ना। ये सब नहीं पूछता है, ये जानकारी सही अब है, पढ़े हम लोग जानकारी के लिए है, तो है ना, इसके लिए है।
17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाया गया, है ना, ये सब लिखना जरूरी है। 8 को चीता लाया गया, ठीक है, इस तरीका से लिख दीजिएगा। 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन लिख दीजिएगा। 1952 में औपचारिक रूप से चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया, इस पॉइंट को लिखिएगा। चीता की वापसी प्रोजेक्ट चीता के तहत की जा रही है, इस पॉइंट को लिख दीजिएगा। बस हो गया, मेन बात हो गया। बस 4-5 को तो पॉइंट लिखना था, तो आप लोग एक एक दू पन्ना भर दिए हैं, तो फिर शॉर्टकट सवाल एक बात कहते नहीं इतने में से आई, यो बात जान लिया लोग, है ना। तो इस तरीका से नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने आज टॉपिक पे, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पे। ध्यान दीजिए, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य काफी चेंजेबल होता है। जैसे मान लिया कि आज रेपो रेट कुछ और है, तो 3 महीना बाद कुछ और हो सकता है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग काफी सतर्क होकर पढ़ेंगे, क्योंकि आज पढ़ेंगे कल होके बदल जाएगा। एगो तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के देखते बने लोगों का हाल हो गया, पढ़ ले लोगों कितना मजा आयल हुई, आत्मा से पूछिए। जो नॉलेज में थे हम लोग चर्चा भी किए थे भारतीय मूल के, है ना, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं बन पाए, फिर बन गए, तो आप लोगों को उसमें रट्टा मारना पड़ा क्या, यही फायदा है। बहुत लोग पता है सर हम अभी BA पार्ट 1 बनी पढ़ी कि ना, देख लो मत पढ़ो, पढ़ लेला तो क्या होगा, तोरा अपने मने अप टू डेट होते जाएगी, बोला दिमाग पर प्रेशर ना देवे के पड़ेगा। आदत, करेंट पढ़ने का एक आदत होना चाहिए। इसीलिए मेरा विचार है कि आप लोग जरूर पढ़िए, सब लोग पढ़िए। कुछ लोग बोले कि सर वीडियो, तो वीडियो हम बता दिए यूट्यूब पे निःशुल्क डाल देंगे, क्योंकि अगर हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू डालेंगे तो खर्चा लग जाएगा, है ना, तो क्या मतलब है, अच्छा नहीं लग रहा है हमसे, ठीक है, तो इसको हम निःशुल्क यूट्यूब पर ही डाल देंगे, है ना। ये सोचिए, प्लान किए है। जो जरूरी आप लोग का छूट जाएगा कहिएगा तो डाल देंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं डालेंगे। हाँ, जैसा आप लोग का विचार होगा वैसा हम करेंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन डालने का मन इसलिए नहीं है ना कि आप लोग कोई भी नहीं कीजिएगा, कहिएगा मिल तो जेबे करी वीडियो हुआ तो छोड़ दे, तो यही से सोचा था नहीं कि ना डाले के। हाँ, फिर सोचा था नहीं कि ना, बहुत लेकर बेचारा मजबूरी में भी ना आवेला, तो फिर डालना उचित रहेगा। चलिए आज हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य पढ़ेंगे। कितना नंबर पेज है, निकालिए सब लोग अपना अपना। हाँ, तो बोले हम पहले ही कि इकोनॉमिक समाचार में जो है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे ना, तो ध्यान दीजिए ये काफी चेंजेबल है, इसीलिए इसमें काफी सावधानी के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बता देंगे, जैसे जितना रेट पेट होगा वो सबके ऊपर ज्यादा फोकस हम लोग नहीं करेंगे, हाँ नॉलेज में रखेंगे। और दूसरा चीज ये है कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर डाटा को रटने में थोड़ा दिक्कत हो, जैसे पता नहीं रेपो रेट का है, MSF का है, CRR का है ना, तो क्या होता है कि उस समझ में नहीं आता है। तो हमको लगता है 3 बजिया तो पढ़ चुका है, CRR आई है, सब चीज तो हम पढ़ाए हुए अच्छी तरह से, है कि नहीं है। तो बाकी लोग जो नहीं पढ़े हैं करंट के रूप में पढ़िए, फिर समय आएगा आप लोग भी पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2022-23 में खरीफ उत्पादन के संबंध में कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान, कोई मतलब इससे नहीं है, यह अग्रिम अनुमान है, इससे सवाल नहीं बनता है। मैक्सिमम कहां से आ सकता है, तो पहले पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइन अंडरलाइन कीजिएगा। पहले पैराग्राफ किसे कहते हैं सब जानते हैं ना, है ना, ये ऐसे लिखल बा, ऐसे लिखल बा, ऐसे लिखल बा नु, जा जहां खत्म हो गल तो फिर यहाँ से शुरू भर, तो हर एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ, लास्ट 3 लाइन को बताइए, 1 2 3 यहाँ से, बात समझ में आगे, ठीक है। तो इस तरीका से अंडरलाइन कीजिए। 2022-23 के दौरान खरीफ उपजों के संबंध में कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान एक दृष्टि में निम्नलिखित है, ठीक है, अंडरलाइन करते चलिए। कुल खाद्यान्न जिसमें केवल खरीफ शामिल है का उत्पादन जो होने का संभावना है वो 149.92 149 है ना, 149.92 मिलियन टन, ये रफली दिमाग में रखिएगा, 150 मिलियन टन, है ना। यही कुल खरीफ के उत्पादन का संभावना कितना है, 150 मिलियन टन के। अब उसमें से चावल कितना, मोटा अनाज कितना है, कोई जरूरी नहीं है माथा पे टेंशन डालने की, इस तरह के सवाल ना के बराबर आते हैं। लगभग ध्यान में रखिएगा, खरीफ कुल उत्पादन 22-23 में जो संभावना है वो कितना है, 150 मिलियन टन के आसपास है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट में एक न्यूज है, भारत की 2015-20 की विदेश व्यापार नीति की अवधि में 6 माह की पुनः वृद्धि,
मार्च 2023 तक लागू रहेगी यह नीति। ध्यान दीजिए, 2015 में सरकार ने एक नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा 5 साल के लिए मात्र किया था, तो नियमतः वो 20 में खत्म हो जाना चाहिए ना, तो उसको 6-6 महीना बढ़ा के फिर एक बार और बढ़ा दिया गया कि हम लोग का वही व्यापार विदेश नीति रहेगा। कब तक के लिए? मार्च 2023। तो पूछेगा अभी हाल ही में 15 में घोषित विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? हो गए, समझ में आ गया सवाल? हाँ, चलिए अंडरलाइन कर लीजिए। भारत में 2015 से 20 के 5 वर्षों की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 से लागू की गई थी। कब से लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2000, नया आर्थिक वर्ष आता है उस समय से। इस नीति की अवधि जो थी 31 मार्च 2020 को समाप्त होनी थी। कोरोना महामारी के चलते, कंटिन्यू अंडरलाइन करते चलना है, कोरोना महामारी के चलते उस समय नई नीति की घोषणा नहीं की गई थी तथा 15-20 की नीति को ही 1 वर्ष के लिए अर्थात 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 3-4 लाइन नीचे ध्यान से देखिएगा, 4-5 लाइन नीचे। अब 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी, बस मिलल। हाँ ठीक बा, तो ध्यान दीजिए, तो नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कब की गई थी? 1 अप्रैल 2015। कब तक के लिए किया गया था? 31 मार्च 2000। इसको अब कब तक के लिए, कितना दिन के लिए बढ़ा दिया गया है? हो गया, समझ गए ना, बस इतना। ये भी उतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। चलिए, नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति में लॉजिस्टिक लागतों को 1 अंकीय करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपीएससी वालों के लिए मोस्ट वीवीआई, बाकी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडरलाइन कीजिए, समझा दे रहे हैं। लॉजिस्टिक दक्षता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मेरुदंड होती है, जो न्यूनतम लागत पर समस्त उत्पादों का उचित समय में व्यवधान रहित वितरण सुनिश्चित करती है। अंडरलाइन कीजिए इतना। लॉजिस्टिक दक्षता किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मेरुदंड होती है, जो न्यूनतम लागत पर समस्त उत्पादों का उचित समय में व्यवधान रहित वितरण सुनिश्चित करती है। अंडरलाइन मत कीजिएगा। हाल ही के वर्षों में वितरण संबंधी आधारित संरचनाओं का निर्माण कर तथा उन्हें मजबूती प्रदान करने तथा राजमार्गों पर फास्टैग लागू करने के पश्चात, अंडरलाइन कीजिए, सरकार ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा सितंबर 2022 में की है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात, लॉजिस्टिक नीति की घोषणा कब किया गया? सितंबर 2022 में। अंडरलाइन मत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर, अंडरलाइन कीजिए, 17 सितंबर 2022 को इसकी घोषणा स्वयं ही की। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए। जिसका उद्देश्य को गोल घेर दीजिए, उद्देश्य जैसे लिखा है ना उसको ऐसे गोल घेर दीजिए कलम से। उद्देश्य लॉजिस्टिक लागतों में कमी लाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप के लिए नए अवसर का विकास करना तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। बस ये इसका उद्देश्य हो गया। यूपीएससी वालों के लिए हम पहले ही बोल दिए हैं, वीवीआई है। अंडरलाइन मत कीजिएगा। किसानों के उत्पादों को शीघ्रता से बाजारों में पहुंचाने में मदद कर यह नीति उपजों की बर्बादी को कम करने तथा किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य भी प्रदान करेगी। विभिन्न सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के बीच के अवरोधों को समाप्त कर लॉजिस्टिक को गति प्रदान करने का प्रयास नई नीति में किया गया है। अंडरलाइन कीजिए। इससे लॉजिस्टिक लागतों को, जो अभी जीडीपी का 13-14% है, घटाकर यथासंभव 1 अंकीय माने 10 के नीचे 1 अंकीय बनाने का प्रयास किया जाएगा। अंडरलाइन मत कीजिए। लॉजिस्टिक लागत को क्रमबद्ध तरीके से घटाते हुए, अंडरलाइन कीजिए, 2030 तक देश के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स अर्थात एलपीआई को विश्व के शीर्ष 25 देशों में लाने का प्रयास किया जाएगा। बस अंडरलाइन मत कीजिए। सरकार की यह नई लॉजिस्टिक नीति पूर्व घोषित गति शक्ति मास्टर प्लान, जिसके तहत लॉजिस्टिक के बीच की रुकावटें दूर करने का लक्ष्य है, के साथ मिलकर ही कार्यशील होगी। परिवहन क्षेत्र से संबंधित
सभी डिजिटल सेवाओं को एक सिंगल पोर्टल के तहत लाने के लिए एक यूनिफॉर्म लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म अर्थात यूलिप भी नई नीति की घोषणा के साथ ही लॉन्च किया गया है। नई लॉजिस्टिक नीति को एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान अर्थात क्लैप के जरिए लागू करने की बात मोदी जी ने कही है। देखिए लॉजिस्टिक माने सामान, कैसन को सामान है ना, उसी को आसानी से उपभोक्ता तक पहुंचे, जो बना रहा है उसका माल बिका जाए, उसके लिए परिवहन पर, उसका न्यूनतम लागत पर, इस सब पर ध्यान रखने के लिए सरकार ने 17 सितंबर 2022 को नई लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की है। तारीख इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। बाकी यूपीएससी वाले उद्देश्य को गोल घरवाएं उतना ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। चलिए 2021-22 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, वित्त मंत्रालय का नया रिपोर्ट आ गया है। तो 21-22 के अंत में भारत पर कितना कर्जा है, इसी के बारे में यह न्यूज है, अंडरलाइन मत कीजिएगा। वित्तीय वर्ष 21-22 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में वित्त मंत्रालय ने अपनी स्थिति रिपोर्ट जो है 5 सितंबर 2022 को जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि, अंडरलाइन कीजिए, मार्च 2022 के अंत में देश पर कुल विदेशी कर्जा 620.7 अरब डॉलर था। 2022 मार्च 2022, जो पूर्व वित्तीय वर्ष अर्थात 2021 के अंत में 573.7 अरब डॉलर था। इस प्रकार 2021 के तुलना में 21-22 में कर्जा में 8.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, रफली डाटा इसको ध्यान में रखना है कि भारत पर विदेशी ऋण कितना है, 620, है ना। तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, 8% के आसपास बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा, जो देश जितना विकसित होता है, संपन्न होता है, ओकरा माथा पर उतने ज्यादा कर्जा होता है। कर्जा खराब चीज नहीं है, कर्जा याद रखिएगा आपके क्या बोलते हैं, मार्केट में क्या स्थिति है उसको दर्शाता है। हर आदमी को कर्जा नहीं मिलता है। बहुत लोग कहता है ना कर्जा खोर है, तो हिम्मत है तो आप कर्जा लेके दिखा दीजिए, नहीं देगा कौनो, ताकि आप लेन देन करते नहीं है, आप पर विश्वास नहीं है, आप बड़ा आदमी है, क्या पता नहीं दीजिएगा तो हम मांग नहीं पाएंगे। लेकिन हम जानते हैं पार्टी हो जाता है, ले जाता है, फिर समय पर दे देता है। और हमेशा अर्थव्यवस्था में विकास के लिए एक्स्ट्रा पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, तो इसकी पूर्ति हम कहां से करेंगे, कर्जा से। तो कर्जा एक सीमा तक अच्छा चीज है, गलत चीज नहीं है। थोड़ा पेज उलटिएगा, ठीक है, और देख पेज उलटिए और सेकेंड वाला देखिए, ब्रैकेट में न्यूज होगा, सर्वाधिक विदेशी ऋण वाले पहले 20 राष्ट्र। सबसे ज्यादा विदेशी कर्जा कौना देश के बाद, तो देख लो लोगों, नंबर 1 पे कौन बा, हाँ, ये मामला में 23वां स्थान भारत के बाद। 1 नंबर को अंडरलाइन कीजिए, 23 नंबर को अंडरलाइन कीजिए। विदेशी कर्जा के मामले में भारत का स्थान कौआ है, नंबर 1 पे कौन है, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना ये बात। हाँ, यूपीएससी वाले पहले पैराग्राफ के नीचे देखिए और ब्रैकेट बना होगा, बना है, विदेशी ऋण से संबंधित प्रमुख सूचक एक दृष्टि में मार्च 2022 के अंत की स्थिति बता रहा है। तो ये तो सब लोग को पता हो गया, कुल विदेशी ऋण जो है 620 यह जीडीपी का कितना है, तो 19.2। यूपीएससी वाले केवल इस पर फोकस करिए, बाकी एग्जाम कोई मतलब नहीं है। बाकी लोग इतना जान लीजिए, भारत पर विदेशी कर्जा कितना है, 620 समथिंग है। और इस मामले में प्रथम स्थान अमेरिका का है और भारत का कौवा स्थान है 23वां। ये सब लोग जानिए। अब बाकी अब जो बता रहे हैं यूपीएससी वाले ध्यान से, जो विदेशी कर्जा है वो जीडीपी का 1% है। कुल विदेशी ऋण में सरकारी ऋण का भाग 19.2 है। कुल विदेशी ऋण में अल्पकालीन ऋण का भाग भी 19.6 है। विदेशी ऋण के प्रतिशत के रूप में आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष जो है 97.8% का रखा गया है। मुद्रा कोष में प्रतिशत के रूप में अल्पकालीन ऋण जो 20% रखा गया है। और आपको ऋण सेवा अनुपात छोड़िए इस बात को, ठीक है। 2 चीज याद रखिएगा यूपीएससी वाले, कुल विदेशी ऋण और जीडीपी का यह कितना प्रतिशत है। तो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का एक वित्तीय वर्ष में कुल कमाई को जीडीपी फिलहाल इतने समझ लोग, है ना, उसको जीडीपी कहते। 3 बजिया बढ़िया से समझो, ना बुझा तो जाके रिवीजन करो। अब बाकी हमारा और बैच बाटे नहीं पढ़े ले, टेंशन ना ले लो। एगो देश द्वारा एक साल के अंदर में कितना कमाई कैले बा ओकरे के जीडीपी कहल जाला, फिलहाल इतने जानिए, ठीक है। इस तरीका से तो जीडीपी का 19.2% हम लोग के ऊपर विदेशी कर्जा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में जाइए। मोदी जी का फोटो ना, मोदी जी ना होनी, मोदी जी उनका हो ना, मोदी जी ना जा हो तो आपको बताइए नहीं रहे, यही तो इसमें ही ज्यादा नहीं है। हाँ आइएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लोगो है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यही ना है। चलिए अंडरलाइन मत कीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए एक हिस्से के रूप में मत्स्य क्षेत्र के विकास के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, अंडरलाइन कीजिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए, माने उद्देश्य क्या हुआ इस योजना का, पूछेगा परीक्षा में, बीपीएससी वगैरह में, कि जो मत्स्य योजना चल रहा है संपदा योजना, इसका उद्देश्य क्या है, तो यही उद्देश्य हो गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आप नोट्स बनाइएगा तो लिखिएगा उद्देश्य, हाइफन दे के सीधे बस एक लाइन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का वृद्धि करना, बस हो गया, उससे आगे मत लिखिएगा, ठीक है। उद्देश्य तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का शुभारंभ मोदी जी ने 10 सितंबर 2020 को किया था। कब किया था? 2020 में किया था। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए। 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्ष के लिए लागू इस योजना पर 20,500 करोड़ के खर्चा के जरिए मत्स्य पालन के बुनियादी ढांचों को मजबूत कर मछलियों के उत्पादन एवं निर्यात में वृद्धि तथा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का सरकार का लक्ष्य था। यानी यह योजना कब से कब तक के लिए था? 20-21 से लेके 24-25 तक। अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। 10 सितंबर 2022 को इस योजना के 2 वर्ष पूरा हो गया, क्योंकि 10 सितंबर 2020 से शुरू हुआ था ना, तो 2022 को 2 साल पूरा हो गया। तथा इस उपलक्ष्य में एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा उसी दिन यानी 10 सितंबर को नई दिल्ली में किया गया। योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन और डेयरी मंत्री, अंडरलाइन कर सकते हैं, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला। बस अब सुनिए, न्यूज चर्चा में काहे है, काहे कि मत्स्य संपदा योजना का 2 साल पूरा हुआ है। यह मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब तारीख को हुआ था? 2020 को, 10 सितंबर 2020 को। कब तक के लिए है? 24-25 तक के लिए है। क्लियर हो गया ना? इसका 2 साल पूरा हुआ है। इसको लेकर के एक सम्मेलन हुआ, उसी सम्मेलन में क्या क्या बात कहा गया है थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। अंडरलाइन मत कीजिएगा। कोविड-19 के उल्टा प्रभाव के बावजूद, अंडरलाइन कीजिए, देश में मछली का कुल उत्पादन जो 19-20 में 141.64 लाख टन था, वो 21-22 में 161.87 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। देश में मछली के कुल उत्पादन अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 162 लाख टन लगभग, याद रखिएगा, 162 लाख टन, है ना। बस अंडरलाइन मत कीजिएगा। इस प्रकार 14.3% की वृद्धि मत्स्य उत्पादन में इस अवधि में दर्ज की गई। निर्यात माने बेचले कितना बानी सन, निर्यात के मामले में भी रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त की गई है। अंडरलाइन कीजिए। 13.64 लाख टन मछली जेमें झींगा मेन बा, ओकरे निर्यात करके लगभग 8 अरब डॉलर रुपया हमनी के प्राप्त कैले बानी सन। हाँ, झींगा बेच बेच के। मछली में सबसे ज्यादा कौन मछली बेचाला? हाँ, विदेशी लोग के हमनी के झींगा बड़ा पसंद है।
यही से हमनी के नाम मिलेला। 600 रुपये किलो जाइएगा मोती झील के पास, है ना। हाँ, आजकल पता है झींगो हाइब्रिड हो गया है, आजकल पटिया हाइब्रिड हो गया है, डुप्लीकेट पटिया बिका रहा है, समझ रहे हैं। पहले रेहू सब बर्फ वाला बिकाता था, अब तो पटिया मछली भी डुप्लीकेट हो गया है ना। नहीं के केसरिया साइड में का दू पोखरा में पोसाता, वो सब मछली में स्वाद नहीं थे, जन ओरिजिनल हुई नदी वाला चाहे चेवर वाला वो सब। तो ठीक बा, तो सुना लोगन, दिन ठीक बा, जैसे दिन ठीक बा। तो मछली के उत्पादन कितना भइल बा? 162 लाख टन। अच्छा, हमनी के बेच के लगभग 8 अरब डॉलर कमैले बानी सर। ओमे से मात्र देख एगो और बात है, 13.6 लाख टन बेची ले सन, माने 14 लाख टन बेचबे कर ले, बाकी सब खा जाइले सन हमनी के। बाप रे बाप, 162 लाख टन का उत्पादन हुआ, तो 13.6 लाख टन मछली हम लोग क्या किए? बेच दिए बस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन मत कीजिएगा। पूर्व वर्षों में भारत के मत्स्य उत्पादन में समुद्री मछली का योगदान सबसे ज्यादा रहता था। पहले समुद्री मछली सबसे ज्यादा बिकता था या उत्पादन होता था, ठीक है, वही बात है। 2019 और बाद वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा दिए जाने हुए हाइब्रिड पैदा कर दे, तो 2019 के बाद अंडरलाइन कीजिए, अब देश के मत्स्य उत्पादन में 74% योगदान अंतर्देशीय मछली का हो गया है। माने समुद्र के अलावा, अंतर्देशीय का मतलब है नदी, झील, माने ये सब टाइप के 74% हो गया है अब तो। जबकि समुद्री मछली का योगदान घट के कितना हो गया है? 26%। ठीक है, माने 100 मान लेनी 100 मछली उत्पादन हो रहा है, तो उसमें 74% मछली जो है अपनी के झील झरना ये सब नदी से होला, बाकी मात्र 24%। उससे पहले समुद्र वाला ज्यादा रहे, अंतर्देशीय कम रहे। चलिए, उतना महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है मत्स्य संपदा योजना जरूर जानिएगा। मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब किया गया था? 10 सितंबर। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में जो भी मतलब इस तरह के लोग रोजगार से जुड़े हैं उनका इनकम बढ़ाना, सिंपल एक बात कहा जाए इस तरह का है कि नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा खिंचाएगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि मछली का उत्पादन देश में लगभग 162 के आसपास होता है। बस हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज। 2022 और 23 में भारत में आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान एशियाई विकास बैंक ने घटा दिया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी जो है, हमनी के विकास कितना हुई पहले जो अनुमान लगैले रहे तो ऐसा ही कम लगैले रहे, ओकरा बाद संशोधन कर पता नहीं ये तो ना हुई और कम होके वाला बात समझ में आ गया। माने जीडीपी सब में ग्रोथ रेट कितना रहेगा एगो अनुमान लगाया जाता है। इसका अनुमान आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब लगाता है, सब कौना देश, विश्व के कौना देश में कितना होगा। आई अनुमान मात्र से शेयर बाजार भाग जाला, ढहक जाला, गिरियो जाला। बात समझ रहे? मैंने पहले से अनुमान लगा दी कि इसका देश का तरक्की जबरदस्त होने वाला है, तो अचानक से विदेशी लोग क्या करेगा? पैसा इन्वेस्ट करेगा इस देश का तरक्की। अब अनुमान घटा दिया तो सब लोग पैसा निकाल लेगा, अरे बाप रे पैसा डूब जाए। ऐसा है, तो जिस दिन लगाया था अनुमान गिरने का उस दिन बाजार भारी भयानक गिरा था, समझ रहे? तो एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट, परीक्षा में पूछेगा कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत का फलानवा रेट कितना से कितना हो गया है ना। ये तो आप पढ़ते हैं न्यूज, अंडरलाइन कीजिएगा। याद दिलाइएगा कि बोर्डों पर सर पढ़ा दीजिए, एडीबी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी, पूर्व एशियाई देश है फिलीपींस, है ना। भारत के पूरब में जाइएगा, है ना, जीरो विषुवत रेखा के थोड़ा सा आसपास में देखिएगा, आपको फिलीपींस मलेशिया वगैरह नजर आएगा। ठीक है, तो मनीला स्थित, अंडरलाइन कीजिए, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष भारत में जीडीपी में वृद्धि 8.7% रही थी, माने 21 में। वर्ष 2022 में भारत में जीडीपी में वृद्धि 7.5% तथा 23 में 8% रहने का पूर्वानुमान एडीबी ने अप्रैल 2022 में अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में व्यक्त किया था। अब सुनिए बात, पहले कहल कि 21 में तो क्लियर हो गल, तो डाटा आ गल, हमनी का फाइनल जीडीपी रेट कितना रहल 8.7, तो ये अनुमान लगैलक 22 में बोलू रही 7.5 और 23 में बढ़ के चल जाई 8, समझ गए? इसका अनुमान लगाया था। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए। अपने इस पूर्वानुमान में संशोधन बैंक ने
एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट के सितंबर अपडेट में किया है। कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिए, सितंबर 2022 की ताजा अपडेट रिपोर्ट में भारत में 2022 में वृद्धि के पूर्वानुमान कितना था? 7.5% पहले लगेले रहनू। हाँ, तो 7.5% से घटा के कितना कर दिया? 7% कर दिया। वहीं कंटिन्यू अंडरलाइन कीजिएगा, वहीं 23 के लिए वृद्धि के पूर्वानुमान को 8% से घटा के और कम कर दिलक 7 यानी एडीबी के मानना बा कि अगला 2 साल में अभी हमनी के ग्रोथ रेट सही नहीं के रहे वाला। बात समझ में आ गया? एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि भारत का भी ग्रोथ रेट बढ़िया रहने वाला नहीं है, इसीलिए विदेशी लोग पैसा भारत में इन्वेस्ट मत करो, है ना। तो एक सीमा तक ही बाजार ग्रोथ करेगा, उसके बाहर बाजार जाने वाला नहीं है। इसीलिए बैंक में इन्हें उन्हें ज्यादा पैसा मत रखे हम लोगन, घरे में रखे हम लोगन। हाँ ना, मजाक ना, इसे अनुमान बा। बाजार शेयर बाजार में रखिएगा, घाटा लग जाएगा। इतना पढ़ ले रही हम, है ना, सीधा बात है। इसमें अभी कोई विशेष फायदा आपको नजर नहीं आएगा। 3 से 4% का अगर ग्रोथ 2 साल में दिया तो आप क्या कर लीजिएगा पैसा? मैंने 2 साल के बाद आपका पैसा में 7%, 100 रुपए जमा किए तो 107 रुपया देगा, और डूबने के कितनों डूब सकता है। बात समझिए मेरा। तो काहेला हम रिस्क लेंगे 7% के लिए, वो 2 साल में, है ना। तो इसे ये अनुमान है, ठीक है। अब हमनिए के अनुमान नहीं थे, ये अनुमान पूरा एशियाई देश ला, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, तो एशिया के जितना देश बा सब ला अनुमान बा। हमनी के तो बहुत अच्छा बानी सन, अभी पढ़ावे दम रखे, ओकरा बाद बताओ तनी। सुनो, तो काम करो, अपना चिलैला से फायदा नहीं। नीचे देखो ब्रैकेट में, ठीक बा। भारत एवं पड़ोसी देशों में जीडीपी वृद्धि के एशियाई विकास बैंक के सितंबर 2022 के ताजा पूर्वानुमान, ठीक बा। ये बात आप समझ में आया? जिसमें दक्षिण एशिया माने पूरा दक्षिण एशिया के, जहां 2021 में जो बोला था ना बुझाए तो बोलिए लोग, 2021 में ऊपर लिखल बा 21 में 8.1% रहे पूरा दक्षिण एशियाई देश के। एवरेज निकालल जाला सब देश के मिला के, है ना। तो 8.1% रहे। वो अप्रैल 2022 के पूर्वानुमान में भयल की 7% हुई। पहले सितंबर में घट के कितना चलल है? 6.5। और फिर अप्रैल 2023 ला, हाँ अप्रैल डाटा बा 2023 ला, आयकर अनुमान लगावल गया अप्रैल 2022 में। बात समझ में आ रहा है? 2023 में ग्रोथ रेट कितना रही? एक पूर्वानुमान अप्रैल 2022 में लगेलन 7.4, अब कहतरन सितंबर में कि ना 23 में जो हुई 6.5% रही। डाटा देखने का तरीका नहीं समझे, कुछ लोग समझे तनिका गड़बड़ा गया। फिर से सुनिए, नीचे लिख क्षेत्र देश हेडिंग पढ़िए, क्षेत्र देश 2021, 2022, 2023। 21 का जो डाटा है कंप्लीट है, कोई पूर्वानुमान नहीं है, वो जारी हो गया है, उतना हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो 2021 में पूरे दक्षिण एशिया का एवरेज 8.1% ग्रोथ रेट रहा, सही रहा ले देकर, ठीक है। हाँ, क्योंकि कोरोना में काफी स्थिति खराब हो गया था, तो कोरोना के बाद 21 में ठीक ठाक रहा। अब 2022 में कितना रहेगा? तो इसके लिए पूर्वानुमान सबसे पहले अप्रैल 2022 में लगैलक एडीबी, और वो समय कहला कि 7% रही। पहले फिर सितंबर वाला डाटा में कहता ना 2022 में 6.5% रही। के कर? पूरे दक्षिण एशिया के कर? पूरे दक्षिण एशिया के बात होता है। 2023 लाख अप्रैल 2022 के पूर्वानुमान में लगैले रहे 7.4, जौन सितंबर में और घटा के कह दिलक 6.5, यानी ले दे के अगला 2 साल के भविष्य बता रहा बा, गड़बड़ रहे वाला बात पूरे दक्षिण एशिया के। अब ओ में पूरा दक्षिण एशिया में देश वाइज, कंट्री वाइज देखा जाए तो बांग्लादेश का अगर देखा गया तो 2021 में ग्रोथ रेट 6.9% था। इसमें देखिएगा, सुनिए, अब 2021 में किस दक्षिण एशियाई देश का सबसे ज्यादा रहा? तो मालदीव का। तो मालदीव को अंडरलाइन कर लीजिएगा वो बस। मालदीव का 37.1%। घबराए के ना, सब डाटा जो है नु अमेरिका के ग्रोथ रेट 2-3% रहेला, एक मतलब बर्बाद देश ना हो। ग्रोथ रेट जनरली जैसे बिहार का एक के समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनल तो 20% से 22% आवे लागल, खूब चर्चा में आ गए। फिर भी लोग के रोजगार ना रहे, विद्यार्थी के नौकरी ना रहे,
अब फिर भी ग्रोथ रेट इतना आ गल कैसे? तो मान ले लीजिए भीख मांगा बा 15,000 रुपया कमाए लागल तो सीधे ग्रोथ 15,000 के भले कि ना भले, तो जीरो से वो कहाँ गए? लेकिन अगर केहू 1 लाख कमा थी तो 1 लाख 5,000 महीना ऊपर हो गए, आ केहू जीरो से 15 गए तो मानते नहीं कि 1 लाख वाला के एगो सीमेंट बा बढ़े के कितना बढ़ी, अब वो ऑलरेडी इतना विकास कर चुकल बा कि ओकर विकास ज्यादा ना हो। तो डाटा में ओकर लौकेला कम 3%, 4%, लेकिन वो बड़ी भयानक भाग रहेला। तो विकसित देशों के अगर ये सब 3-4% देखिए तो आजकल मत कीजिए, कहिए कम नहीं है, बहुत है। लेकिन विकासशील देशों का 7%, 8% के आसपास होना चाहिए। अब पिछड़ा देश के अगर 3-4% बात खराब बा, अब 15-20% बात अब ठीक बा करत विकास, ई ना कि सबसे विश्व में सबसे ज्यादा हो गए, बाप रे नंबर 1 देश हो गए, कुछ नहीं कि खोखला बखायला नहीं कि ओकरा लगे। बात समझ में आ गया कि कोई जीरो से हीरो बनेगा, कोई ऑलरेडी हीरो है ये है, तो ओकर का विकास होगा। बात समझ गए ना? तो मालदीव का 37.1, बांग्लादेश का 6.9, भूटान का 4.1, भारत का 8.7 हम लोग का रहा 21 में। इसको याद रखिएगा, भारत का 2021 में जीडीपी कितना रहा? अच्छा, नेपाल के 4.2, पाकिस्तान के देख लिया अपन भैयावा के तनका 5.7, ठीक बा। और श्रीलंका के देख ला स्थिति खराब बा 3.3। अब पूर्वी एशियाई के ओवरऑल देखल जाओ, पूर्वी एशियाई दक्षिण एशियाई है, अब पूर्वी एशियाई के ओवरऑल 7.7, जेमे चीन के देखिए 8.1, चीन के कितना आ हमनी के कितना टक्कर देता निशान, ठीक बा। हाँ, अब थोड़ा सा और पढ़ देते हैं, पाकिस्तान के कितना, अब सुनिए तो पढ़ियो के बता देता नहीं, डॉटो एनालिसिस करके सिखा देता नहीं। तो भारत पर उंगली रखल होगा, तो भारत के 2021 में कितना रहे? 8. 2022 के जो अप्रैल वाला पूर्वानुमान रहे उसमें कितना कर दिलन सन? आ सितंबर वाला में इहन ऊपर से पढ़ता नहीं सन, ऊपरवा इहन पढ़नी है सन, तो पढ़ देनी, निष्कर्ष में ये बता देनी। तो एक लाइन में आप देख के समझ जाइएगा कि नहीं। अब चलिए 2023 में भारत के अप्रैल वाला पूर्वानुमान में कितना बतैले रहे और ओकरा के घटा के सितंबर में कितना कर दिलखा? 7.2, यानी 2023 में रही। बात समझ गए? अब वही तनी पाकिस्तान लगे चलल जाओ। चलो पाकिस्तान 2021 तक प्राप्त कर ले 5.7, छोड़ दो एक के। अब देखो भैया के हालत 2022 में अनुमान रहे अप्रैल में 4 है नु, तो सितंबर में बढ़ा दिले हई 6 है नु। अच्छा फिर देखिए 23 में गड़बड़ा गई बाकी, 23 में 4.5 रहे अप्रैल वाला में, सितंबर वाला में 3.5 बा, लेकिन ये बढ़ा के दिले 2022 में। चलो वहां सरकार और स्थिर बा, स्थिति बड़ी गंभीर बा, गृह युद्ध होके के संभावना बा। अच्छा अगला रिपोर्ट में देखल जाए, स्थिति वहां के खराब बा, बहुत खराब स्थिति बा। तो हमको नहीं लग रहा है कि अच्छा हो तो कहीं। चलो चाइना के एगो चाइना लास्ट 3 गो देखे के चाहिए। चाइना में आवल जाओ। अच्छा श्रीलंका चर्चा में बात, सॉरी श्रीलंका के देखिए एक बार। हाँ अब समझ में आ रहा है ना? जीडीपी पूछेला परीक्षा में, हम ये उद्देश्य था आपको समझा देना। जीडीपी, तो जीडीपी 2021 में श्रीलंका का कितना था? 3.3 था, ये क्लियर हो गया। 22 के अप्रैल वाले पूर्वानुमान में भाई देखो सितंबर में का कोई यही बेचारी माइनस, फिर बुरा स्थिति बा। और 2023 में तनका बतैलक अप्रैल में सुधरी, तले सितंबर वाला में कहता ना रे दादा माइनस में रहता है, अभी बर्बाद देश हो गल श्रीलंका। ये मौका बा, भारत जाके इन्वेस्ट करो, तनी सहयोग करो, दिल जीतो। हाँ बहुत देश घुस जाइयो में। चलो चाइना में 2021 में 8.1 क्लियर हो गए। अब 22 में अप्रैल वाला पूर्वानुमान में 5 बतल है, तो सितंबर वाला में एकदम ढा दिले है, 3.3 कर दिले है, ठीक बा। और 23 में कितना रही? तो 4.8 रही, और सितंबर वाला में 4.5 कर दिले। समझ में खूब बढ़िया अनुगल है। तो पूरा न्यूज पढ़ब तो ये निष्कर्ष निकली। हम डाटा एनालिसिस करना सिखा दिया आपको, ऐसे ही डाटा एनालिसिस किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। हाँ चलिए विश्व डे ऐसा है, कुछ बतावे कर ला खानू एडीबी के बारे में ना, ऊपर भाई नीचे नहीं हुई जब पढ़ने के लिए। हाँ एडीबी एशियाई विकास बैंक चर्चा में है, इसने पूर्वानुमान घोषित किया, तो इसको लेकर के सवाल आ सकता है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक हो गया, पूरे विश्व के लिए नहीं ना है, किसके लिए? पूरे एशिया के लिए। तो इसलिए इसको क्षेत्रीय विकास बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? मोस्ट वीबीआई। तो इसके बारे में नोट्स में लिखिएगा जरूर।
एडीबी का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। अच्छी बात है, जान के अच्छी बात है। कौन देश में मनीला है? इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुआ था। हालांकि वर्तमान में एडीबी के सदस्य देश कितना है? 68 वो है, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 को सदस्य को बाहर का भी रखा गया है। एडीबी का प्रारूप जो है काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया है ना। और विश्व बैंक के समान यहाँ भी भारित वोट प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों के पूंजी अभिदान के अनुपात के आधार पर, मैंने एडीबी में कोई भी डिसीजन या उसका कैसे किया जाएगा, तो जो लोग जितना ज्यादा पैसा एडीबी को देगा उसके पास वोट का पावर उतना ही ज्यादा रहेगा। इसीलिए आज के डेट में अमेरिका का जो है विश्व बैंक में ज्यादा दबदबा रहता है, क्योंकि विश्व बैंक का ज्यादातर खर्चा वो खुद उठाता है, तो उसका वोट पावर ज्यादा है ना। तो ये तो एडीबी को उसी पैटर्न पे बनाया गया है, लेकिन केवल एशियाई देशों के लिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। कौन? विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 अंडरलाइन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन जगह? मोस्ट VVI विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? विश्व भारत ना है, जनता ने दिमाग रखिया लोगन, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 में कौन जगह? कौ तारीख से? 12 से 15। कौ तारीख से? 12 से 15 सितंबर 2022 को हुआ। बस अंडरलाइन मत कीजिए। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंडरलाइन कीजिए। 12 सितंबर को इसका उद्घाटन के कोयले हुई, लगभग 5 दशक माने 50 साल के बाद इसका सम्मेलन भारत में हुआ है। 5 दशक के बाद में। इससे पहले लास्ट टाइम भर है 1974 में। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन भारत में ये 2022 से पहले कब हुआ था? अंडरलाइन कीजिए। तो लगभग 5 दशक के अंतराल के पश्चात यह आयोजन भारत में हुआ। भारत में ऐसा पिछला सम्मेलन 1974 में आयोजित हुआ था। मोस्ट VVI विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? भारत में। पहला जवाब ठीक है, भारत दे देगा, डेनमार्क दे देगा, इस तरह का ब्राजील दे देगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो भारत में कहां हुआ? कौ से कौ तारीख तक? उद्घाटन कौ तारीख को? 12 सितंबर। कौ तारीख? कितना दिन चला? 4 दिन। 12, 13, 14, 15, 4 दिन, 3 दिन ना 4 दिन। चलो सेकेंड मोस्ट VVI। अगला लाइन पढ़ता नहीं, जो बोले मोते नहीं करे, अंडरलाइन मत करिए, पढ़ किताब पर ताकत होनी के मर्द मुंह मत देखा, किताब पर देखा। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 थीम के गोल घेरा एकदम बाल बच्चा किताब बाद में किनाई, चिंता मत करो। थीम के गोल घेर ऐसे गोल घेर एकदम थीम के, एकदम दूर से लौके थीम का मोस्ट VVI। दूसरा सवाल फंसेला तही में अटकेला। शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहां हुआ, उसका थीम क्या था? हाँ, तो इसका थीम का अंडरलाइन करो। पोषण और आजीविका के लिए डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ठीक बा, अंडरलाइन करो। भारत सहित लगभग 50 देशों के 1500 से अधिक डेयरी हितधारकों ने, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषतः किसान एवं नीति निर्माता आदि शामिल थे, ने भाग लिया। बस अंडरलाइन ही करे, क्या हो गया? तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ? इससे पूर्व भारत में कब हुआ था? हाँ ठीक भैया, जो 2022 का शिखर सम्मेलन, उसका थीम क्या था? पोषण और आजीविका। पोषण माने खाएला और रोजगार ला, खाएला बेचेला, सीधे याद रखिए, खाएला बेचेला डेयरी, है ना। इसमें कितने देश के प्रतिनिधि भाग लिए? 50। कितने देश के प्रतिनिधि भाग लिए? चलिए, सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय मोदी जी ने कहा कि डेयरी सेक्टर सामर्थ्य न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, बल्कि यह दुनिया भर के करोड़ों लोगों को आजीविका का भी प्रमुख साधन है। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत के डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान हैं। भारत में डेयरी सेक्टर की पहचान से है। भारत में डेयरी सेक्टर की पहचान, अंडरलाइन कीजिएगा। विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश भारत, ये बात जान के लोगों, विश्व के सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? अंडरलाइन करते चलिएगा। भारत में डेयरी उत्पादन की स्थिति के बारे में मोदी जी ने बताया कि
2014 में, मैंने कहे के मतलब उससे पहले कांग्रेस के सरकार रहे, तो अपन उपलब्धि बताइए के न। तो 2014 में देश में दूध के उत्पादन प्रति वर्ष 146 मिलियन टन था, जो सीधे 94% सीधे लिख दी तो दुगुना का लग रहे है ना। तो 94% बढ़ के अब 21 मिलियन टन हो गया है। 146 मिलियन टन था, जो अब लगभग 210 होगा। 210 होगा, कुछ गड़बड़ बानू? दुगुना है तो दुगुना बढ़ा देना लोगन, 250 दूना 300 होगा, 94% है। ठीक बा, जो लिख ले वो ठीक बा, ठीक है। तो 2014 में देश में दूध का वार्षिक उत्पादन जहां 146 मिलियन टन होता था, वहीं जो है अब लगभग कितना हो गया, 210 मिलियन टन। अंडरलाइन मत कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि भारत में दूध उत्पादन में 6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है, जबकि विश्व में इसकी वृद्धि दर मात्र 2% है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलने मुश्किल है। देश में डेयरी की ऑपरेटिव प्रक्रिया में कोई मिडिल मैन नहीं होता है और ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा किसान के जेब में जाता है। ठीक है, चलिए 2022-23 की तीसरी तिमाही की लघु बचतों पर ब्याज दर में मामूली वृद्धि हुआ है। ये सब VVI न्यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट, समय ना बर्बाद किया जाए, नेक्स्ट आइए। जो बोल रहे हैं छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, ना पूछिए ना पूछिए, सब ना चर्चा में रहेला, है ना। अपने लघु बचत पर ब्याज दरों में मामूली वृद्धि, रेपो रेट ना पूछी कि जाई लघु दर वाला पूछे, ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लीजिए। ना तो लिखे देखो, लाइन अंडरलाइन करे बता कर लो। सेकंड कॉलम में जा, 1 अप्रैल 2022 से लागू है, इससे अक्टूबर दिसंबर 2022 के दौरान, अंडरलाइन कीजिए, डाकघर बचत खाता पर वार्षिक ब्याज कितना मिली, अब 4% जो है बरकरार रही। माने अब समझ में आ रहा है, लघु बचत का मतलब डाकघर बचत, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, ये सब बचत पत्र सब होता है ना, माथा पागल हो जी बोलो, सब ना जितना बताओ दिन उतने। चलिए नेक्स्ट न्यूज, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या और पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन देखल जाओ। याद रखो लोगन, कोरोना के चलते पर्यटन की स्थिति एकदम बर्बाद हो गई, अब धीरे धीरे जे बा सुधरे के स्थिति में बा। पर्यटन काहे ऊपर चल जा रहा है, मोदी जी के तो देखबे ना कोई लहल हो, जे दिन ना मोदी जी के देखा जतरे खराब हो जाए, याद रखिए। कब भई रहे 12 से 15, कहां पर, इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा जगह का नाम दे दिया है, और मुख्य इसका थीम क्या था, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी था, है ना। समुद्र के भीतर, अच्छा भी बहुत दूर बनी से। चलो पहले आओ जाए न्यूज पर। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक, अंडरलाइन मत कीजिएगा। देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन तथा स्वदेशी नागरिकों के विदेश यात्राओं, माने हमनी के देश में कहीं बाहर से लोग आएला, हमनी के देश के लोग बाहर गए, वो मामला के ताजा आंकड़ा पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 में दे दिया गया है। ठीक बा, अंडरलाइन मत करिए। पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2022 की यह रिपोर्ट, अंडरलाइन कीजिए, 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जारी हुई। ठीक बा, माने ये जो रिपोर्ट है कब जारी किया गया, 27 सितंबर को। चलिए पहला पॉइंट अंडरलाइन कीजिए, तो वर्ष 2019 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 109.3 लाख थी। 2019 में भारत आने वाला विदेशी लोग कितना रहे, 109.3, अंडरलाइन करो। जो कोविड-19 महामारी के दौरान घट के 2020 में बाप रे बाप सीधे घसक गई, मात्र 27.45 लाख। ठीक है, सीधे 20 में कितना डाउन भल, 21 में देखो है 15 बस ये डाटा खाली दिमाग में रखना है। ठीक है, जहां 2019 में लास्ट कोविड से जस्ट पहले 2019 में 109 था, वहीं जो है 20 में 27.5 लाख और 21 में 15.25 लाख हो गया। अंडरलाइन मत कीजिएगा। यह जानकारी देते हुए
केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि, अंडरलाइन कीजिए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष पर्यटन में भारी वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं ही ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा रहे हैं। मोदी जी खुद ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं पर्यटन के लिए। G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है अगले साल भारत में, तो नो डाउट विश्व के देश, 20 देश के तो लोग आएगा, है ना, तो थोड़ा भारत क्या हो जाएगा, विश्व में हाईलाइट हो जाएगा। तो इसके वजह से पर्यटन ज्यादा आने की संभावना है। तो मोदी जी सोचल काहे कोनो का बनाओ जाओ ब्रांड एम्बेसडर, अपने बन जाओ, हमरा के सब लोग चिन्हबे करेला, हाँ, तो बुझ जाइए अच्छा इनकरे देश हो, आ कोई दोसर के बन जाए तो गड़बड़ा जाए। तो ब्रांड एम्बेसडर के बनल हो मोस्ट वीवीआई। चलिए, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार, अंडरलाइन कीजिए, वर्ष 2021 में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा संख्या, माने 2021 में 15.2 लाख लोग आए रहे नु, उनमें सबसे ज्यादा कवना देश के लोग आए रहे, कितना लोग आए रहे, 4.25 लाख के आसपास, समझ गए। और दूसरे स्थान पर बांग्लादेश और तीसरे स्थान पर यूके। सब ना पूछी, जानकारी मजा आवेला, जानकारी हो, ठीक बा। 21 में विश्व से कौना देश से लोग सबसे ज्यादा भारत में आए, ऐसे ना बुझाए न तो बांग्लादेश जवाब दे दिया लोगों ने इनडायरेक्ट, हम तरीका बता के, तो ठीक बा। 21 में तनी गड़बड़ा गया मैटर, तो अमेरिका के नंबर ज्यादा होगा, ऐसे जनरली बांग्लादेश से लोग ज्यादा भारत में आवेला, ठीक बा। और दूसरा स्थान पर और तीसरा स्थान पर, हाँ, तो इसको नोट्स बनाइएगा तो लिख दीजिएगा 21 में भारत आने वाले विदेशियों में नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 बांग्लादेश और नंबर 3 यूके। अच्छा, ये तो सब अंडरलाइन करे वाला बुझाता हूं मैं, हमें कोनो जरूरी बाना उतना, ठीक बा। खाली हुए बस 19 में 109 से घट के 27.45, 21 में 15.2, और 22 वाला डाटा तो पते नहीं है। क्या विवेक बाबू के बा देखा था, देखा जरूरी तो कहिए हमनी के, ठीक बा। कोनो जैसे बात ही तो बताइए। चलो, इसके विपरीत 2020 में भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा, 21 में अमेरिका से सबसे ज्यादा लोग आए लोग, तो 20 में सबसे ज्यादा लोग कहां से आ रहे, बांग्लादेश से, ओकरा बाद अमेरिका से, ओकरा बाद यूके से, ठीक बा। चलो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन पढ़ लिया, समझ में आने बात, समझ गए ना। चले पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा रीडिंग दे रहे हैं कम से कम। पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2019 के बाद देश में विदेशी पर्यटक आगमन में भारी गिरावट के चलते पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं। 2019 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन जहां $30 अरब का था, वहीं 20 में बेचारा $6 $7 अरब का रह गया। मैंने 2019 में हमने $30 अरब कमाए रही सन विदेशी लोग के भारत अहिला से, तो 20 में कितना कमाई सन, 6.96 मैंने $7 अरब। इस प्रकार विदेशी मुद्रा अर्जन से 76.9% की गिरावट 2020 में दर्ज की गई। पूर्व वर्ष यानी 21 में इसमें 26.4% की वृद्धि, देख लो होशियारी। 2020 से 21 के तुलना कोई ले 19 से करे के चाहिए करा, ठीक बा। तो 21 में 26.4% की वृद्धि, जिसमें 2021 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन $8.8 अरब का था। बात समझ में आ गया ना। 19 में 30 अरब के रहे, तो ओकरा बाद सीधे 20 में कितना हो गए, 7 अरब, और 21 में तनका बढ़ल है ना। तो 21 के तुलना में 22 में बढ़ गल। आइए भाषण में मोदी जी अपने देखिए पिछले साल की तुलना में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुआ। भाई एक साल पहले से जो ना तनका है कि नहीं, मतलब समझ रहे ना। नेता बनिया लोग बनते, ये सब स्टैटिक्स डाटा देखल जाला, डाटा से खेलल के जाल जाला। 20 से कंपेरिजन काहे करबो, इज्जत चल जाए 19 से भले, हम दिक्कत देखे ना विशेष, ठीक हो जाए। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के चलते, अंडरलाइन करना है तो कर सकते हैं, भारत से विदेश यात्रा पर जाने, हाँ भारत से विदेश कहाँ है, अंडरलाइन कीजिए, भारत से विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट वर्ष 2020 में दर्ज की गई। वर्ष 2019 में विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीयों की संख्या जहां 2.69
करोड़ थी से घट के 2020 में 73 लाख ही रही। इस प्रकार इसमें 72.90% की गिरावट आई। बाद में 17.2% की वृद्धि के साथ 21 में 85.5 लाख रह गया। ठीक बात समझ गए? माने भारत से विदेश कितना लोग हैं वो सब अंडरलाइन कीजिए VVI। 2021 के दौरान विदेश यात्रा पर गए यात्रियों में 2021 में भारत से विदेश जो लोग गए वो सबसे ज्यादा कौना देश में गए? हाँ, तो 2021 के दौरान विदेश यात्रा पर गए यात्रियों में सर्वाधिक का गंतव्य संयुक्त अरब अमीरात, ओकरा बाद अमेरिका, कतर, ओमान, यूके, मालदीव, सऊदी अरब, कनाडा, बहरीन और कुवैत के स्थान रहे। ठीक बा? 2021 के दौरान विदेश जाने वाले भारतीयों में से 85.93% का गंतव्य यह 10 राष्ट्र रहा है। बस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ने भारत की रैंकिंग, अच्छा इसको थोड़ा सा VVI कर लीजिए, एक मिनट, सॉरी। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 2021 में 54 रही। भारत की रैंकिंग कितना रहा? 54 रहा। रैंक एक मिनट, 2020, ठीक। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट 2022 में ना बुझाता, चलो एक बार तब फिर पता नहीं रिवीजन करा दी इतनी। देश में 2022-23 में कुल खरीफ उत्पादन का अनुमान कितना है? 150 मिलियन टन। ऐसे कहीं लगभग याद उल्टे बोलो, उल्टे के नहीं थे, कहीं बोले के बाद कोशिश करे के बाद, है ना। 2022-23 के अग्रिम अनुमान में खरीफ उत्पादन कितना अनुमान लगाया गया है? 150 मिलियन टन। विदेश व्यापार नीति की घोषणा कब किया गया था? 1 अप्रैल 2015 से। कब तक के लिए था? 31 मार्च 2020। कबले बढ़ा दिया गया है? मार्च 2023। ठीक बा। नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा कब किया गया? सितंबर में नू। ठीक बा। अच्छा इसमें और क्या था? हाँ, 2030 तक देश के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को विश्व के कितने देशों में लाने का प्रयास है? कितने देशों में? 25 देशों में लाने का प्रयास किया गया है। चलिए, भारत पर विदेशी ऋण कितना है? अच्छा, कुल नंबर 1 पे कौन देश है? भारत का स्थान कौआ है। विदेशी ऋण GDP का कितना है? 19.2। अच्छा, एक और बाद में लास्ट में डाटवार लखना देखनी असन, देख लिया लोगन। जहां भारत पर 615 के आसपास है 2021 के अंत में, हाँ वहां चीन पर 2747 है। पाकिस्तान पर देखो ना, कौन ना देवे के चाहे 100 कम भाई, मत कहो कि कम बा, कौन देवे ना करे, पैसे डूब जाइए एकरा के दिहन सन तो 131 है एकरा। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुआ था? 2020, 10 सितंबर 2020। ठीक बा। मछली का कुल उत्पादन 19-20 में कितना? छोड़ा 21-22 में कितना? 161। 21-22 वाला। ठीक बा। सबसे ज्यादा कौन मछली बेच के पैसा कमाई लेता? हाँ, तो झींगा याद रही। मछली उत्पादन में समुद्री मछली का ज्यादा योगदान है कि अंतर्देशीय मछली का? ठीक है, लगभग। एशियाई विकास बैंक ने अभी हाल ही में भारत के GDP को घटाकर 2022 के लिए कितना कर दिया है? 7%। कितना कर दिया है? अब 23 के लिए 7.2। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कब हुआ? इसका थीम क्या था? पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। ठीक है। 2014 में दूध उत्पादन कितना होत रहे प्रति बरस? 146। अब कितना होला? 210। ठीक बा। भारत में 2021 में सबसे ज्यादा कौना देश से विदेशी पर्यटक आयल? अमेरिका से। ठीक है। हमनी के यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कहाँ गई? UAE। चलिए, उसके नीचे एक ब्रैकेट में न्यूज है, उसको नहीं देखे हम लोग। भारत में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग मॉस BBI।
आज पढ़ाए हम बुझ लियो 2-2:30 बजे पहले बता देता नहीं खत्म न करे के बाद नवीनतम सामान्य ज्ञान में लेके चल जाए हम। अभी इतना पढ़ा के इंटरवल करें, आर्थिक वाणिज्य पढ़ा के इंटरवल हुई है नु, और बाद हमनी के नवीनतम सामान्य ज्ञान दूसरा झोंक में पढ़ जाई। अरे आधे घंटे 1 घंटा पढ़ लिए तो का लगा, हाँ वो में खिंचा जाई तो हम लोग ध्यान देखल जाई जितना होके वाला हो तो होई, ना तो 1 क्लास और लगी। हमरा उम्मीद है ध्यान खत्म हो जाई, ध्यान खत्म कर लिया। अब ध्यान जल्दी खत्म हो जाए तो सिनेमा देखल जाई, जब हाल में देखो जम के पढ़, जम के मस्ती करो, हमार सीधा सिद्धांत खूब मेहनत करी ले। अब मस्तियों के मामला में बदनाम बनी हो, ऐसे तो नहीं जानते हो बोलो, ठीक बात। सब अफवाह हो, सब अफवाह हो। एक मिनट में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग, ठीक है, चलिए अंडरलाइन कीजिए। तो देश में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग महाराष्ट्र में, कहां? महाराष्ट्र में थाने की खाड़ी, थाने क्रीक में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एवं सिलफाटा के बीच, ठीक बा, बुलेट ट्रेन के लिए बनाई जाएगी। अंडरलाइन हो गया, बस अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एवं सिलफाटा में अंडरग्राउंड स्टेशन के बीच बनने वाली, अंडरलाइन कीजिए, 21 किलोमीटर लंबी सुरंग। इस सुरंग का लंबाई कितना है? लंबी सुरंग का 7 किलोमीटर भाग जो होगा उस समुद्र के अंदर होगा, 7 किलोमीटर, ठीक बा, बस अंडरलाइन मत करिए। इस सुरंग के निर्माण के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेंडर आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए एक पैकेज के लिए जमा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 तथा दूसरा पैकेज के लिए जमा करने की तिथि 19 जनवरी 2023 है, ठीक बा। सुरंग का निर्माण जो है टनल बोरिंग मशीन और न्यू ऑस्टियन टनलिथ मेथड के इस्तेमाल करके किया जाएगा। अंडरलाइन कीजिए, मुंबई अहमदाबाद के बीच, मुंबई और अहमदाबाद के बीच गुजरात में 508 किलोमीटर लंबे रूट पर भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसी के तहत, अंडरलाइन करिएगा, 7 किलोमीटर लंबी सुरंग समुद्र के भीतर थाने की खाड़ी में बनाई जानी, बस हो गया। ट्यूब के आकार की इस सुरंग में आने व जाने वाली ट्रेनों के लिए 2 रेल ट्रैक होगा। इस सुरंग में होकर बुलेट ट्रेन लगभग, बाप रे, अंडरलाइन कर लो, गति गजब है भाई। तो बुलेट ट्रेन लगभग 300 किलोमीटर प्रति, चला जाइए एक बार घूमे, लेकिन नहीं घूमे लगती कोई उधिया गई नहीं सन, तो बहुत हाई स्पीड है। हाँ, पानी कहां से रहेगा? बुड़वा खवा का टनल बना दिया लाएगा, और में, हाँ वो में पानी कहां से? फिर भी बहुत स्पीड है भाई। चलिए, इस समुद्री सुरंग के आसपास 37 स्थानों पर 39 कमरे भी बनाए जाएंगे। यह सुरंग जो है, यह सुरंग से 25 से 65 मीटर गहराई पर होगी, 25 से 65 मीटर की गहराई पर होगी, तथा इसकी सबसे ज्यादा गहराई जो है सिलफाटा के निकट पार्थिक पहाड़ी में 114 मीटर नीचे होगी। चलिए हो गया, हटाइए। नेक्स्ट न्यूज, 2022 में मानसूनी वर्षा जबरदस्त रहा, इसीलिए उत्पादन में जबरदस्त संभावना होने की संभावना है। ये सब उतना महत्वपूर्ण न्यूज ना हो, अंडरलाइन कर लो। मानसून मौसम 1 जून से 30 सितंबर को मानसून मौसम के नाम से जाना जाता है, यही मतलब अभी भी आई है। मानसून महीना या मानसून मौसम के नाम से कौ तारीख से? 1 जून से 30 सितंबर। 2022 के समापन हो गए है नु, बस अंडरलाइन मत करिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्राप्त की गई वर्षा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। अंडरलाइन कीजिए। अब माने इस सत्र के माने 1 जून से 30 सितंबर 2022 में, इस सत्र में कुल 92.5 सेंटीमीटर वर्षा,
दर्ज किया गया है। वीवीआई है ना। हाँ, जो 1971 से 2020 की अवधि के दीर्घकालीन औसत माने 87 से सीधे बढ़ के चल गए कितना 92 का 106% है। इस प्रकार इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त की गई वर्षा सामान्य से क्या रही, अधिक रही है। दीर्घकालिक औसत जो है 96% से 104% वर्षा सामान्य कही जाती है। इससे पूर्व पिछले वर्ष 2021 में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त की गई वर्षा दीर्घकालिक औसत का 99% थी, जिससे इसे सामान्य वर्ष कहा गया है। चलिए, इससे कोई विशेष महत्वपूर्ण न्यूज बात नहीं है। नेक्स्ट न्यूज पे आइए। आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे श्रीलंका में सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर 70%। बाप रे, हमने किया 5-6% पर मुद्रास्फीति, तो महंगाई कितना बस समझ में आयल बात तनका से बताओ तनी। एक और 70% मुद्रास्फीति है। हाँ, अंडरलाइन कीजिएगा। वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद अपने सबसे खराब आर्थिक व राजनीतिक दौर से गुजर रहा बेचारा श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बाद अब आर्थिक संकट और भी गहरा होते जा रहा है। ठीक है, माने श्रीलंका के आजादी कब मिला, कौना देश एक गुलाम बनी ले रहे तो पढ़ा तनी ऐसे उतना है फिर भी। ठीक है, इसका आभास वहां खाद्य पदार्थों तथा पेट्रोलियम पदार्थों की भारी कमी के साथ साथ मुद्रास्फीति की स्थिति में भी लगता है। सरकारी सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य एवं पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के चलते देश में मुद्रास्फीति में वृद्धि का सिलसिला जो पिछले 12 महीनों से लगातार जारी रहा है। पिछले सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर 69.8% हो गई थी। कोलंबो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित मुद्रास्फीति की यह दर एक माह पूर्व अगस्त 2022 में 64.3% थी। औपचारिक रूप से वहां मुद्रास्फीति की दर मापने वाला एक अन्य नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो मुख्यतः खुदरा मूल्यों पर आधारित सूचकांक होता है ने अगस्त 2022 के लिए मुद्रास्फीति की दर वहां 70.2% आकलित की थी। उल्लेखनीय कि कोरोना महामारी से पहले विदेशी मुद्रा की अपनी जरूरतों के लिए श्रीलंका जो है पर्यटन पर बहुत निर्भर था। कोरोना के दौरान पर्यटन ठप हो जाने से देख लीजिए, कोरोना इसको बर्बाद किया। क्यों? क्योंकि वहां पर्यटक गया ही नहीं, इसलिए इसको विदेशी पैसा मिला नहीं। अब विदेशी पैसा मिला नहीं तो सामान खरीद नहीं पा रहा है और डिमांड उतना ही हाई जाएगा, तो महंगाई क्या होगा, मुद्रास्फीति क्या होगा, बढ़ेगा। अब फिर जैसे थोड़ा माहौल ठीक होगा ना तो सही हो जाएगा ऐसा। तो उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से पहले विदेशी मुद्रा की अपनी जरूरतों के लिए श्रीलंका पर्यटन पर बहुत निर्भर था। कोरोना के दौरान पर्यटन ठप होना भी उसके आर्थिक संकट के कारणों में शामिल है। संकट के इस दौर में 2022 के दौरान श्रीलंका को सर्वाधिक 37.7 करोड़ डॉलर का कर्जा भारत ने और दूसरे स्थान पर 36 करोड़, अंडरलाइन कर लीजिए। संकट के इस दौर में 2022 के दौरान श्रीलंका को सबसे ज्यादा कर्जा किसने दिया, भारत ने। और दूसरे स्थान पर कौन रहा, एशियाई विकास बैंक, समझ गए, 36 करोड़ दे ले, हमने के 37 करोड़ देनी सन। हाँ, आर्थिक उथल पुथल से निपटने के लिए IMF ने भी अगले 4 वर्षों में 209 अरब डॉलर का कर्जा श्रीलंका को देने का घोषणा किया है। सब दिए संतानु मदद करिए सना, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल श्रीलंका में अभी श्रीलंका जो देश है अभी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई चरम पे है, मुद्रास्फीति की दर लगभग 70% के आसपास है। इस स्थिति से बचने के लिए भारत और अन्य एशियाई देश, एशियाई बैंक और साथ ही विश्व के अन्य देश और विश्व बैंक तक इसको मदद कर रहा है। क्लियर हो गया, इतना कॉन्सेप्ट तो रहेगा। चलिए नेक्स्ट, देश की तीसरी वंदे मातरम ट्रेन, बड़ा एक बने हंसी होला ये ट्रेन में हमेशा मुड़िए गायब हो जाएगा, खूब न्यूज में आवेला ना, खाली भई से टकरा ला गाय से, और तो तीसरा शुरू हो गए। देश की तीसरी क्या हो जाता है, जो महक रहा है, काफी जल रहा है, तार बार कहीं जल रहा है। चलिए देश अंडरलाइन कीजिए तो, देश में सबसे तेज गति से और सबसे ज्यादा दुर्घटना करने वाली रेलगाड़ी, अंडरलाइन करेंगे नहीं के लोग तब करी,
देश में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी अब वंदे भारत एक्सप्रेस है। बाप रे, ठीक से भाई, मतलब वंदे मातरम दे दी तो गड़बड़ा जाएगी। ऑप्शन में पक्का दी वंदे मातरम, वंदे भारत। हाँ, ऐसी पहली रेलगाड़ी का परिचालन नई दिल्ली से बनारसी रूट पर 19 फरवरी 2019 को तथा दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी का कटरा मार्ग पर 3 अक्टूबर 2019 को, यानी दूगो 2019 में शुरू भैल, एगो फरवरी में भैल, एगो अक्टूबर में। अब पहला चलल बनारस, दिल्ली से मोदी जी के सांसद क्षेत्र है, दिल्ली से होने, ओकर बाद मोदी जी के जाए करे भगवान के दर्शन करे, तो मोदी से क्या कहलन दिल्ली से, भाई याद रखे के क्यों तो मोदी विरोधी मत बुझिए लोग, याद रखे मोदी जी पहले का चलन कहाँ, दिल्ली से उनका कहाँ जाए के हुई भाई, तो बनारस ही, ओकर बाद माता के दरबार में जाइए, तो दिल्ली से कटरा। हाँ, कटरा को तारीख अक्टूबर में, अंडरलाइन कीजिए। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन अपने घरे जाएला, बात है भाई, लिखल बात हम क्या करें, याद रहे के चाहिए, ठीक बा। तो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन अब गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल कौन तारीख को होगा, 30 सितंबर 2022 से। चलिए अब अंडरलाइन मत कीजिएगा। इस रूट पर पहली ऐसी रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 सितंबर को गांधीनगर स्टेशन पर झंडी दिखाकर मुंबई के लिए इसे रवाना किया। सुरक्षा के अत्याधुनिक उपायों से युक्त, बाप रे, देख रहे इस पर परिवहन पढ़ाए 3 बजिया में पढ़े बनी, तो मैं पढ़े नहीं सुरक्षा के लिए अवरोधी का नाम रहे कवच, में लगावल है, आ तबो ई हाल है, पढ़ाए थे ना। ट्रेन के लिए भी है, और ऐसा नहीं है मैंने आप सामने कोई भी अवरोधक होगा ना तो सिग्नल बजना चाहिए, है ना, फेल हो जा रहा है ओवरऑल। अंडरलाइन कीजिए, बाकी लोग को पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। यह रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलने में सक्षम है तथा टक्कर रोधी प्रणाली कवच सहित अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से लैस। माने एक बता रहे हैं, जैसे 2 ट्रेन अगर एक दिशा में आ रहा है ना, तो कुछ किलोमीटर पर दोनों ट्रेन में ब्रेक लग जाता है। उस तरह की सुरक्षा प्रणाली जो पहले कोंकण रेलवे में लगाया गया था, है ना, अब उसी का विकास करके अब देश में जो हाई स्पीड ट्रेन है उसमें लगाने का प्रयास किया गया है। तो वंदे भारत में भी इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया। चलिए नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार, नया नया खोज, नया नया बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, इनमें तो मोदी जी आगे बढ़न, तो इनमें स्थान में का हुई, सुधार हुई, स्थान में का हुई, नो डाउट। देखिएगा भारत एकदम एक दिन एक नंबर 1 पे रहेगा। अभी स्थिति उतना बढ़िया नहीं खेल, लेकिन तुलनात्मक रूप से बढ़िया बा। क्या है? एक मिनट, लाइन नहीं है ना, लाइन नहीं ना, अभी कटा है। देखो काम कीजिए, पेज उलटिए तो बैठा, हाँ पेज उल्टा, थर्ड कॉलम में जाओ, ऊपर है देखो नवाचार में 15 में जहां हमनी के रैंक कितना रहे, 16 में, 17 में, 18 में, एकदम देखो कितना बढ़िया हमनी के सुधार हो रहा बा जब से मोदी जी आयल बन, तब से 81 से 66 से 60 से 57 से 52 से 48 से 46 से 40, मोदी जी और 10 साल रह जास, है ना। यही बहाने याद रखिए लोग, हम सारा बात कहते नहीं क्यों नहीं याद। तो नवाचार माने का होला, नया नया इनोवेशन, खोज, है ना, ये सब चीज अंडरलाइन कीजिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की वर्ष 2022 की वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट विश्व भर में 29 सितंबर 2022 को जारी की गई। बस अंडरलाइन मत कीजिए। इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 6 पायदानों का सुधार हुआ है तथा एक, अंडरलाइन कीजिए तो 132, एक मिनट रुक जाइए, टेस्ट हो करेंट के अगला सप्ताह में चांस बना था, पढ़त रहे हम लोग, हो सका तो वही दिन खत्म करके वही दिन टेस्ट ले लें। हाँ पढ़त रहे हम लोग, नानू डेढ़ा के टेस्ट भजा भाग, अब तो कहिए जी सर बिल्कुल लीजिए।
भले मोदी जी का हम लोग माने जोक समझिए, लेकिन मोदी जी के वजह से जो है देश की पहचान जबरदस्त विश्व में बढ़ते जा रही है और भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। देखिए, इंडिया इमर्जिंग एज ग्लोबल इनोवेशन हब, ठीक है ना, बुद्धि खुलता। देखिए साफ कैसे हम लोग का रैंकिंग में सुधार हो रहा है, देख रहे हैं, एकदम बाबा हंस रहे हैं। चलिए अब अंडरलाइन कीजिए। तो 132 देशों की रैंकिंग में इस वर्ष भारत का 40वां, जो पिछले वर्ष 46वां, यानी 6 अंक के 6 पायदान बढ़ गए निशान। बस अंडरलाइन मत करिए। 7 वर्ष पहले 2015 में 81वां नंबर पे रनिशन। 15 से 22 के दौरान भारत में 41 अंकों की लंबी छलांग नवाचार के मामले में लगाई गई है तथा इस की रैंकिंग जहां 15 में 81 था, सुधार करके सीधे 40 हो गया है। अंडरलाइन कीजिए। यह सूचकांक जो है नवाचार के मामले में विभिन्न देशों की क्षमताओं एवं सफलताओं के आकलन हेतु यूएनओ की एजेंसी WIPO अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाने वाला एक व्यापक सूचकांक है, जिसकी गणना विभिन्न देशों की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं पर कड़ी नजर रखते हुए की जाती है। बस माने गणना कर जला, ये सबके बात हो गया, आधार का बात हो गया। विश्व बैंक, IMF, WTO, यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों के आधार पर 80 विभिन्न स्टैंडर्ड मानक का इस्तेमाल करके इस सूचकांक के आकलन के लिए किया जाता है। 80 को मापदंड पर तौलल जाला विश्व के देश के, और उसके बाद रैंक देवल जाला। अब नंबर कितना देवल जाला, अंडरलाइन कीजिए। इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच रहेला। 80 को मानक बा, कुछ कुछ नंबर हो ऊपर, समझ नहीं, और वह नंबर के आधार पर 0 से 100 के बीच देश के नंबर दिया, और जेकर नंबर जितना ज्यादा आई उतने ऊपर रही, है ना। मान लीजिए 100 में जगह 70 आ गए, क्योंकि 60 है 50 है तो 70 वाला 1 नंबर, 60 वाला 2 नंबर, 50 वाला 3 नंबर। हाँ, तो इस सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच होता है, कंटिन्यू, तथा सूचकांक का अधिक होना संबंधित देशों में स्थिति के बेहतर होने का संकेत देता है। अब चलो, अब कहीं से पढ़ला की जरूरत नहीं है, डाटा में अवल होगा। अगला न्यूज भी एक से संबंधित बा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में देखो डाटा, देखो सेकंड कॉलम के पहला डाटा, नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड। कितना नंबर आयल है, 64.6। 100 नंबर में कौन नंबर आयल है, 64.6। 2 नंबर, 3 नंबर, शुरू के 3 गो अंतिम 3 गो, गोयना, इराक और उरंडी, है ना, ये सबको 11 नंबर है लगभग। अब भारत, अब पड़ोसी देश, भारत से ऊपर एक गोला बा चाइना, 11वां नंबर पर बा, याद रखिएगा। अब भैया केने बा, दुगुना पार बा। अभी 2015 के स्थिति में बाबूजन मोदी जी चाहिए तबे सुधार वही लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो भारत का स्थान कौआ है 40वां, अब पाकिस्तान का 87 नंबर पे है, बांग्लादेश 102, नेपाल 111, म्यांमार 100, एगो हमनी से बढ़िया बा चाइना, ठीक बा। अच्छा, अब 132वां नंबर पे गुयाना, गुनिया लिख ले बा, गलत लिख ले बा, गुयाना। हाँ, फिर की देश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे मोस्ट VVI पहले ही बता दे रहे हैं, ये न्यूज है हर तरह के एग्जाम के लिए। विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है ना, कुल कितना नंबर आयल है, 36 गो आयल होती, 36.6। आज जो 1 नंबर पर 64 गो आयल बा, बहुत हार्ड होता है ना। तो 64.6 सूचकांक मान है स्विट्जरलैंड का, और भारत का कितना है 36.6। अंतिम स्थान पर गुनिया है, और भारत का स्थान, अच्छा, भारत और पड़ोसी देशों में नंबर 1 पे चाइना है और नंबर 2 पे हम लोग हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश भी याद रखना है, ओवरऑल याद रखना है, इस तरीका से ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट न्यूज। 5 माह में लगातार चौथी वृद्धि से रेपो दर अब 3 वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर। कुछ नहीं करे गए, 4-5 गो रेट होला, हर 3 महीना पर चेंज होला ना, ये होला सेम रह जाला, तो क्या रिपीट करे के बाद अगला पेज में जा, नीचे देखो डाटा देले हुई 2022-23 में प्रमुख बैंकिंग दर दिले बानू, बस ओकरा अलावा कहीं पढ़ला के जरूरत नहीं है। चलो, रेपो रेट जहां 8 अप्रैल 2022 में 4 रहे, वहां 4 मई 2022 में हो गई 4.40,
8 जून जगह अप्रैल मई जून 4.90, अगस्त में 5.40 और 30 सितंबर 5.90। अब मतलब 3 गो से मत रखिए, लास्ट 2 गो से रखल होगा। 5 अगस्त से 30 सितंबर में रेपो रेट में वृद्धि जो है 5.40 से 5.90 अर्थात 0.5 का वृद्धि हुआ है। इतने ध्यान में रखना है। और वो ना जनरल कंपटीशन ज्यादा खिसियाई, इतने पूछी रेपो रेट क्या है, 5.9 है। अब वर्तमान में रेपो रेट कितना है बस। हाँ, रिवर्स रेपो रेट कितना है, लास्ट वाला डाटा 3.35। 30 सितंबर वाला डाटा नहीं देखा जाए, ठीक बा। रिवर्स रेपो रेट कभी भी रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट का होला, कम होला। पहले नियम रहे 1% से कम रही, अब नियम सब टूट गए और नोट्सों में संशोधन कर लिया लोग, कोई लिखे लोग हम तो, ठीक बा। तीसरा हो गया एसडीएफ 5.65। जल्दी पढ़ाए में ना बुझाई, हम सीधा बात कहते हैं। अब हम बैठ के पढ़ाए में ना, क्लास है, टॉपिक है, इकोनॉमिक्स आएगा, पढ़ाएंगे, समझ में बढ़िया आएगा। फिलहाल इतने जानिए एगो प्रकार के रेट है, आरबीआई जमुना रेट पर कर्जा देवेला वाणिज्यिक बैंक माने एसबीआई सब के ओकरा के रेपो कहल जाला। आ ई सब बैंकवा जमुना रेट पर पैसा आरबीआई में रखला ओकरा के रिवर्स रेपो रेट कहल जाला। ओकरा बाद बैंक बाटे अपन काम धंधा करे खातिर कुछ पैसा अपना पास रखी, ओकरा अलावा पैसा लोग के दी, ओकरा के कुछ कहल जाला एमएसएफ। अच्छा, एमएसएफ सीआरआर भल की कुछ पैसा अपने के रखे के बाद आरबीआई के पास, जो पर ब्याज वाज ना दी, तो ये सब के कौन को प्रकार के को विद्या बाई सब के बैंक के बचा के रखे के, देश के जनता के पैसा ना डूबे, है ना। तो वो सब ला सब रेट बाटे, ये सब ओकरे के बारे में चर्चा करतन। तो अभी वर्तमान में रेपो रेट जे बा, रेपो रेट जितना महंग होई ब्याज दर उतना ही महंग हो जाई। काहे कि अगर आरबीआई एगो बात कहतनी 10% पर एसबीआई का पैसा दिलक, तब एसबीआई हमनी के 10 से ऊपरे नु दी, तब ब्याज हमनी से का होई, ज्यादा ली। आ हमनी के पैसा रखता नहीं, वो पर कम देता, तू अपने देता तो 12% मांगता, 12% देम तो बोला देम। आ हम कहते तू हमारे 1 लाख रुपया रखता, कहता 3% दे बाबा, बोलो बात समझ रहे ना। तो ओकरा के रिवर्स समझ, काहे कि वो पैसा रखी तो रखी कहाँ, दूसरा जगह खर्चा करी ना, बच जाए तो आरबीआई के दी। आरबीआई कहता हम 3.35 देम, ऊ देता तो कहता कि हम 5.90 लेम, एगो समझो। हमारा से लेबो तो 5.90 लेम, तू देबो तो हम 3.35 देम। काहे कि तू व्यापारी बाड़ा, तू दुकानदार बाड़ा, तू तो दूसरा से बेच के 7-8 पर कमा लेबो, हम तो तोरे के देम। हम तो डायरेक्ट पब्लिक से हमारे डीले नहीं थे, आरबीआई का पब्लिक से कोई डील नहीं होता है, उसका बैंक से होता है, व्यवसायिक बैंक के साथ। तो वे सब रेट के बारे में यहाँ चर्चा है, तो हर 3 महीना पे चेंज होता रहता है, इसको आप देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो एसडीएफ हो गया आपको 5.65, एमएसएफ हो गया 6.15, बैंक रेट हो गया 6.15, सीआरआर है आपको 4.50 और सांविधिक तरलता अनुपात है 18%। चलिए, तीसरी रेवाखंडे 12:30, 1 बजे सब लोग उठिया जी लोग, 1 घंटा कम से कम नवीनतम सामान्य ज्ञान अभियान अभियान कहीं खत्म हो जाए तो सिनेमा देखा जाए 1 से 3, ठीक बानू। हाँ, का विचार बा, जेबो घरे ना जेबो लोगन तो जा लोगन, हमरा कोनो दिक्कत नहीं। हाँ, बाद में मत कहिए लोगन, खत्म कर दिया अभियान, नयका दर्पण लिया हो जाओ, अगला सप्ताह से एकदम नया नया जोश में नोट्सो बनावे के बाद, ठीक बानू। तो 1 बजे ले चाय पानी पी लीजिए आप लोग। कहाँ से चल जा, हमारे पीछे घर बा, भौजाई हुई बैठल, बनवा लिया जब हाल बा तो कह रहे हैं
को